Good morning, dear students. So in last lecture, we have studied about some basic concept of Mendelian inheritance and works of Mendel. Today we are going to discuss about some experiments, what Mendel has done. So inheritance of one gene, that is the first work done by Mendel. सो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उसके लिए एक टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड, ओके, हाइब्रिड फॉर सिंगल जीन. ऐसा जो क्रॉस है, और यू कैन से डायरेक्टली studying the inheritance pattern of one gene, that is monohybrid cross. Okay, so cross involving two plants differing in one character pair, it is known as monohybrid cross. For example, Mendel crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. Cross involving two plants differing in one character pair, that is monohybrid cross. उसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया गया है. So Mendel crossed what? Tall plants with dwarf plants to study the inheritance of one gene which is coding for height. Okay. Fine, you can see over here tall plant and dwarf plant, as well as you can say yellow color seed plant were crossed with green color seed plant. Okay, so here you can see homozygous tall plant, that is capital TT, was crossed with homozygous dwarf plant, that is small tt. अब आप देखिए, अगर आप कैपिटल टी होमोजाइगस प्लांट है, उसमें से आपको जो गैमेट्स मिलेंगे वो सारे के सारे गैमेट्स के पास कैपिटल टी ही होगा. अब आप यहाँ पे ये भी समझिए, गैमेट्स, गैमेट्स मीन्स द रिप्रोडक्टिव सेल्स. और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बन रहे हैं, इसका मतलब कि वो हैप्लॉइड होंगे. अगर आपका प्लांट डाइप्लॉइड है, so gametes will be always haploid whenever there is a case of sexual reproduction. क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज होना नहीं चाहिए पोस्ट रिप्रोडक्शन भी. तो से फॉर एग्जांपल सिंपली इसको हम ह्यूमन के बारे में तो समझ ही सकते हैं. 23 pairs of the chromosomes are there. तो फादर के पास से 23 क्रोमोसोम मिलते हैं, नॉट 46, और मदर के पास से भी 23 क्रोमोसोम मिलते हैं. द ऑफस्प्रिंग इज कैरिंग अगेन 23 + 23, दैट इज 46 क्रोमोसोम. तो ये ऐसा ही केस है. होमोजाइगस टॉल प्लांट, दैट इज कैपिटल टीटी, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टीटी. कैपिटल टीटी वाले प्लांट में से सभी गैमेट कैपिटल टी वाले ही बनेंगे, और गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद ये गैमेट्स बनते हैं. गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को अगर टेक्निकली बोलना है तो इट इज मियोसिस. ओके, मियोसिस ही होता है, तभी तो ये हैप्लॉइड बनते हैं. और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के पास से हमें जो भी मिलेंगे दैट इज स्मॉल टी ओनली. तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दो जो गैमेट्स हैं, अगर ये दोनों फ्यूज होंगे, मतलब मैटिंग होगा, तो यू विल बी हैविंग द ऑफस्प्रिंग व्हिच इज कैरिंग कैपिटल टी, स्मॉल टी. और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं F1 जनरेशन. एंड दिस F1 जनरेशन इज हेटेरोजाइगस. आप देख सकते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी. द F1 जनरेशन इज हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी, स्मॉल टी. ओके, हेटेरोजाइगस है, लेकिन फिर भी ये प्लांट कैसा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इट इज टॉल.
इट इज टॉल. नाउ व्हाट मेंडल हैज डन, F1 जो है उसका उसने सेल्फिंग करवाया, जिसको आप मोर टेक्निकली बोल सकते हैं सेल्फ क्रॉस करवाया. मतलब F1 के जो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट्स थे उन्हीं के बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया. सो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, उसका मैटिंग दूसरे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के साथ करवाया. अब देखिए हेट्रोजाइगस प्लांट है तो फिर वहां पे गैमेट्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास दो तरह के अलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी. सो कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरे प्लांट के लिए भी कैपिटल टी स्मॉल टी. तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो गैमेट्स हमें मिले हैं, अब उनके बीच में क्रॉसिंग होने के बाद F2 मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन में हमें क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं उसको देखने के लिए हमें एक चेकर बोर्ड बनाना रहता है, और उस चेकर बोर्ड का नाम दिया जाता है पनेट स्क्वायर. ओके, पनेट एक साइंटिस्ट का नाम है, स्टैटिस्टिशियन है, उसके नाम से पनेट स्क्वायर ये नाम दिया गया है. ओके, इट इज वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल अरेंजमेंट मेथड ऑफ द डेटा. ओके, चेकर बोर्ड बनाना पड़ता है आपको. यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी एक प्लांट, सपोज वो मेल प्लांट, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये फीमेल प्लांट से आपको मिले हैं. तो ये कैपिटल टी मेल प्लांट का जो है उसका फीमेल प्लांट के कैपिटल टी वाले गैमेट के साथ अगर फ्यूजन हो रहा है तो आपका जो कॉम्बिनेशन होगा F2 में, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी. ओके, सो ऑब्वियसली द प्लांट विल बी टॉल. ऐसे ही कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है तो इट विल बी हाइब्रिड, लेकिन प्लांट विल बी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी. और ऐसा एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी हमें मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लांट विल बी टॉल. एंड एट लास्ट स्मॉल टी ऐसा एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, द प्लांट विल बी ड्वार्फ. तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स जो थे आपके पास, दो होमोजाइगस पेरेंट्स से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था. एक होमोजाइगस टॉल था, दूसरा होमोजाइगस ड्वार्फ था. F1 में उसको जितने भी प्लांट मिले हुए सारे के सारे टॉल थे, बट द प्लांट वेर हेट्रोजाइगस, ऑल द प्लांट वेर हेट्रोजाइगस. और F1 के जो प्लांट्स है उसके बीच में मेंडल ने जब सेल्फ क्रॉस करवाया तो तीन तरह के प्लांट उसको मिल रहे हैं आइडियली. ओके, जीनोटिपिकली तीन तरह के प्लांट मिल रहे हैं. और एक्सप्रेशन वे से अगर आप देखो, मतलब फिनोटिपिकली अगर आप देखते हैं तो फिर आपको वहां पे दो तरह के प्लांट मिल रहे हैं, टॉल भी मिल रहे हैं और ड्वार्फ प्लांट भी वहां पे हमें मिल रहे हैं. सो ये पनेट स्क्वायर से जब अरेंज करके हमने देखा तब ये चीज हमें पता चल रही है. सो यू कैन सी ओवर हियर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. यहाँ पे और अच्छा पिक्चराइजेशन करके आपको समझाया गया, गैमेट्स मिले, दैट इज कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी. कैपिटल टी स्मॉल टी का जब फ्यूजन हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला आपको, दैट इज टॉल प्लांट लेकिन हेट्रोजाइगस. उनके बीच में जब फ्यूजन हुआ तब आपको जो प्लांट मिले वो इस तरह के कुछ प्लांट मिले, एक कैपिटल टी टी, एक स्मॉल टी टी और दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे आपको प्लांट्स मिले. तो क्या हुआ, फिनोटाइपिक रेशियो यहां से निकल के हमें मिल सकता है F2 में. तो तीन टॉल प्लांट मिल रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन. ये तीन टॉल प्लांट हमें मिल रहे हैं और एक जो है ये वाला, ये हमें ड्वार्फ मिल रहा है. तो आउट ऑफ 4 प्रोजेनी वी आर हैविंग 3 टॉल 1 ड्वार्फ. सो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट इज 3:1. ऐसे ही अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो होमोजाइगस टॉल, तो आप देखिए इस चेकर बोर्ड में पनेट स्क्वायर में होमोजाइगस टॉल कितने, तो एक है, आउट ऑफ 4 1, दैट इज कैपिटल टी टी. हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, तो दो हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले. ये दो प्लांट डायगोनल वे में आप देख सकते हैं मिल रहे हैं, इट इज 2. और होमोजाइगस ड्वार्फ दैट इज रिसेसिव 1. तो
Mendel's monohybrid cross genotypic ratio will be 1:2, 2:1. तो ये कुछ रिजल्ट्स मिले, ये अभी कंक्लूजन्स नहीं है, ये रिजल्ट्स हैं। ओके, ये रिजल्ट मेंडल को मिले, इस रिजल्ट के ऊपर से उसने कुछ कंक्लूजन निकाले और वो जो कंक्लूजन है वही आज मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ कहलाते हैं। ये रिजल्ट्स हैं। ओके फाइन। So Mendel made similar observations for the other pairs of the traits also. He proposed that, अब देखिए तब मेंडल को पता नहीं था what is gene. He proposed that some factors were inherited from parents to offspring. Some factors की बात कर रहे हैं मेंडल, and these factors are now called as genes. यही factors जो हैं उसको आज हम genes बोलते हैं। ओके फाइन। तो ऐसा ही मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो किए, इसके कुछ रेशियो यहाँ पे दिए गए, आप देख सकते हैं। बहुत बार यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि जब बोल दिया फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 तो पिन पॉइंट 3:1 होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे फ्लावर कलर के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें आप देख सकते हैं 3.15:1, तो भी ये 3:1 ही है। स्टेटिस्टिकल इट इज नियर। ओके, मैथ्स में एक टर्म आती है, एज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी तो शायद आपके लिए, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैथ्स में एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रिग्रेशन। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ अलाउ होती है यहाँ पे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से ये डेटा सही है, दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.96:1, 2.82:1 पोर्ट कलर के लिए। तो ये सारे के सारे डेटा हैं। ओके, तो मेंडल ने किसी एक प्लांट के ऊपर काम करके रिजल्ट नहीं दे दिया। आप देख सकते हैं कितने उसने क्रॉस किए हैं, कितने प्रोजेनिस को स्टडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर सीड कलर, ओके, सीड कलर के लिए उसने ऑलमोस्ट 8,000 प्लांट को स्टडी किया हुआ है। ओके, 6,022 उसमें से उसको डोमिनेंट मिले और 2001 उसको रिसेसिव मिले। ओके, ऐसा ही आप सीड शेप के लिए देख सकते हैं 5,474 प्लांट्स डोमिनेंट मिले, दैट इज राउंड शेप सीड, और 1,850 उसको रिंकल शेप के मिले। ओके, सो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को उसने स्टडी किया, उसके बाद उसने ये रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कस करके और बाद में उसने लो वहां पे डिजाइन किए हुए हैं। फाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं the F1, that is capital T small t, when self pollinated produces gametes capital T and small t in equal proportion. ऑब्वियस है 50-50 चांस होता है दोनों अलील के लिए एक्सप्रेस होने का, तो इक्वल प्रोपोर्शन में ही गैमेट्स वहां पे बनते हैं। कैपिटल टी भी उतने ही बनेंगे जितने स्मॉल टी बनेंगे। During fertilization event, pollen grains of capital T have 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t. तो किसी भी पोलन ग्रेन के लिए दोनों में से किसी को भी फर्टिलाइज करने के लिए या पोलिनेट करने के लिए यू कैन से 50-50 चांस रहता है। Also, pollen grains of the genotype small t have also 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t. तो यहाँ पे किसी को privilege नहीं दिया गया है। Both the alleles are having, both the types of the gametes are having, whether it is dominant or recessive, having the same chance, equal chance to get fertilized. Okay.
इसको समझाने के लिए एक मैथमेटिकल मेथड आपको दिया गया, दैट इज बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाब से आपको पता है ये ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर। ओके, सो ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर, उसमें अगर x की जगह पे हम कैपिटल T ले रहे हैं और y की जगह पे हम स्मॉल t ले रहे हैं और दोनों के जो कोएफिशिएंट है दैट इज a एंड b, ऑब्वियस है ये उनका कोएफिशिएंट है, तो कैपिटल टी का कोएफिशिएंट 50% दैट इज 1/2 और स्मॉल टी का भी कोएफिशिएंट 50% दैट इज 1/2। अगर उसको लिया जाए तो आप देख सकते हो उसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, 1/2 टी प्लस 1/2 स्मॉल टी होल स्क्वायर। अब इसको जब हम एक्सपांड कर रहे हैं तो 1/2 टी कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी इंटू 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, ये दोनों को हमने सेपरेट किया और फिर इन सब का मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/4 कैपिटल टी टी, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ दैट इज 1/4 कैपिटल टी टी, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर दिस वन, देन फॉर दिस वन 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी टी। अब इसका समेशन किया जाए तो क्या होगा, 1/4 कैपिटल टी टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी टी। ओके, और जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो इसका आंसर हमें मिल जाता है दैट इज 1:2:1 जीनोटाइपिक। ओके, so Mendel again he done some experiment, he self pollinated the F2 plants, उसने F2 plants को भी self pollinate किया। He found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generations even। अब उसने dwarf plant को self pollinate करवाया तो कभी भी उसमें से टॉल प्लांट नहीं मिले। तो ड्वार्फ प्लांट में से तो F2 के बाद F3, F4 एंड n नंबर ऑफ जनरेशंस तक वहां पे सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ प्लांट मिले। He concluded that genotype of the dwarf was homozygous, that is small tt। उसके पास देने के लिए सिर्फ स्मॉल t ही है, कैपिटल T नहीं है, ऐसा उसने वहां पे कंक्लूड किया। ओके, okay, so part 2 we are entering। so whatever results Mendel has come across, उसके ऊपर से उसने जो कंक्लूजन डिराइव किए हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मेंडल ने सिर्फ यही रिजल्ट्स देख के डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं दिए हैं, उसने उसको बैक चेक भी किया है। ओके, उसने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किया और उसके बाद उसने अपने रिजल्ट्स वहां पे दिए। सो व्हाट मेंडल हैज एक्चुअली डन एट दैट टाइम, तो उसने दो अलग अलग तरह के कुछ क्रॉस किए। उसमें एक क्रॉस है दैट इज नॉन एज बैक क्रॉस। सो बैक क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स एनी ऑफ द पेरेंट्स। अब किसी भी हाइब्रिड के दो पेरेंट हो सकते हैं, उसमें से अगर किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाए तो इट इज नॉन एज बैक क्रॉस। दूसरा एक क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस, क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रिसेसिव इंडिविजुअल। ओके, या तो आप बोल सकते हैं क्रॉसिंग ऑफ एन हाइब्रिड विथ रिसेसिव इंडिविजुअल, उसको हम बोलेंगे या रिसेसिव पेरेंट, दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ओके, तो बैक क्रॉस में तो कुछ
हमें पता ही है कि इट इज हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी और उसका क्रॉस करना है किसी भी पेरेंट के साथ, और उसमें से एक जो क्रॉस है अगर उसमें आप सिलेक्ट कर रहे हैं रिसेसिव पेरेंट को तो फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस. सो कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज हाइब्रिड, इट इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट दैट इज स्मॉल टी स्मॉल टी. अब देखिए ये जो हाइब्रिड है उसके पास देने के लिए क्या है, तो उसके पास दो अलील्स हैं देने के लिए, वो कैपिटल टी भी डोनेट कर सकता है, स्मॉल टी भी डोनेट कर सकता है. और अगर आप रिसेसिव की बात कर रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके पास देने के लिए सिर्फ स्मॉल टी ही है. ओके, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये कैपिटल टी का मैटिंग अगर स्मॉल टी के साथ होगा तो इट विल प्रोड्यूस टॉल. और ऐसे आपको कितने प्लांट मिल सकते हैं, तो यहाँ पे दो स्मॉल टी हैं, तो इस कैपिटल टी के पास ऐसे दो पॉसिबिलिटीज है, तो दो टॉल प्लांट आपको मिल सकते हैं. अब यहाँ पे एक स्मॉल टी है और उसके सामने यहाँ पे दो स्मॉल टी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो स्मॉल टी वाले मतलब ड्वार्फ प्लांट भी आपको दो मिल सकते हैं, तो दो टॉल प्लांट आपको मिल सकते हैं और दो ड्वार्फ प्लांट. और इसको अगर आप समराइज करें तो द रेशियो विल कम टू 1:1. सो यहाँ पे ये जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा उसका रेशियो जो आएगा दैट इज 1:1. मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है टेस्ट क्रॉस पर्टिकुलरली उसमें जो रेशियो है फिनोटाइपिक रेशियो दैट इज 1:1. और अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो की भी बात करें तो वो भी यहाँ पे 1:1 होने वाला है टेस्ट क्रॉस में. टेस्ट क्रॉस क्यों किया? So test cross is used to find out the unknown genotype of a character. किसी एक कैरेक्टर का जीनोटाइप जो पता नहीं चल रहा है उसको चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया गया. और उसके लिए एक और भी वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड चेकिंग द प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स. ओके, फॉर चेकिंग द प्यूरिटी ऑफ द गैमेट्स टेस्ट क्रॉस वाज परफॉर्म्ड. ओके, देखिए जैसे यहाँ पे ये आपके पास डोमिनेंट है, बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है. आपके पास ये डोमिनेंट फ्लावर कलर वाला प्लांट है दैट इज पर्पल कलर फ्लावर. अब क्या फ्लावर कलर देख के आपको पता रहता है कि यहाँ पे कौन सा जीनोटाइप होगा? सो ऑब्वियसली वी डोंट नो. दो पॉसिबिलिटी हो सकती है डोमिनेंट फिनोटाइप के लिए, वो कैपिटल भी हो सकता है, जैसे वायलेट कलर है तो कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटी मान के हमें चलनी पड़ेगी. अब अगर उसका हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ दैट इज व्हाइट कलर फ्लावर, तो व्हाइट कलर फ्लावर के लिए तो जीनोटाइप पक्का फिक्स है दैट इज स्मॉल डब्ल्यू. जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ डोमिनेंट को आइडेंटिफाई करने में. तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को साथ में मान के चलते हैं. अभी ऐसा मान के चलते हैं कि वो कैपिटल डब्ल्यू है, इसका मतलब कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है और उसका हम क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ. तो रिजल्ट में हमें जो मिलेगा इन F1 जनरेशन, उसके बाद ऑल फ्लावर्स आर वायलेट. ऑल फ्लावर्स आर वायलेट क्यों? सभी के पास एटलीस्ट एक कैपिटल डब्ल्यू अलील तो होने वाला है. इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा? अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट. अगर सभी फ्लावर आपको वायलेट कलर के मिल रहे हैं इसका मतलब पक्का है कि यहाँ पे जो आपका डोमिनेंट प्लांट है दैट इज होमोजाइगस. अब दूसरी कंडीशन हम मान के चलते हैं दैट इज कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ऐसा जीनोटाइप है डोमिनेंट का और उसको आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्या होगा? So the 50% flower will be heterozygous dominant, that is violet color, and 50% flowers will be homozygous recessive, that is white color. तो इसलिए लिखा है यहाँ पे
रिजल्ट में हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट। यहाँ पे फ्लावर्स मतलब प्लांट समझना है। ओके, हाफ ऑफ द plants with having violet color flower and half of the plants will be having white color flowers. Okay, तो ऑब्वियस है अगर आपको ऐसा 1:1 रेशियो मिल रहा है डोमिनेंट रिसेसिव के लिए, तो आपका इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि योर अननोन प्लांट, अननोन डोमिनेंट प्लांट जो है उसका जीनोटाइप जो है दैट इज हेट्रोजाइगस, वो हेट्रोजाइगस प्लांट है, वो होमोजाइगस प्लांट नहीं है। So Mendel conducted this test cross to determine the F2 genotype. F2 के जो जीनोटाइप्स हैं पर्टिकुलरली डोमिनेंट के, उसको डिटरमाइन करने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किए थे। ओके, सो वहां से पता चल सकता है कि डोमिनेंट प्लांट्स जो होते हैं, रिसेसिव का तो कोई इश्यू ही नहीं है, रिसेसिव के तो जीनोटाइप फिक्स ही है, दैट इज ऑब्वियसली होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन जो इश्यू है दैट इज विद द डोमिनेंट प्लांट इन F2। F2 में जो डोमिनेंट प्लांट हमें मिल रहे हैं वो कैसे हैं, F1 में जो डोमिनेंट प्लांट हमें मिल रहे हैं वो कैसे हैं, उसको चेक करने के लिए मेंडल ने ये यू कैन से टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किए थे। फाइन, सो using this data, Mendel designed first law of inheritance, that is known as law of dominance. So law of dominance क्या कहता है? So characters are controlled by discrete units called factors. ये मेंडल का स्टेटमेंट है, characters are controlled by discrete units called factors. Okay, discrete है, किसी के साथ linked नहीं है, discrete units है। ओके, एंड दे आर नॉन एज फैक्टर्स। अभी इन फैक्टर्स को हम जीन्स बोलते हैं। दिस फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। ओके, तो जीन्स अकर इन पेयर, राइट नाउ वी नो। ओके, जीन्स अकर इन पेयर, और ये जो जीन जो पेयर में प्रेजेंट है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अलील्स। In a dissimilar pair of factor, one member of the pair dominates, that is dominant member, the other one, that is recessive. Okay, तो अगर dissimilar pair है आपका, तो वहां पे एक फैक्टर जो है, एक मेंबर जो है वो डोमिनेट करता है किसी दूसरे के ऊपर। तो जो डोमिनेट कर रहा है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डोमिनेंट, और जिसके ऊपर ये डोमिनेंसी शो हो रही है दैट इज नोन एज रिसेसिव। सो फैक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है, यहाँ पे तो डायरेक्ट डोमिनेंसी शो होने वाली है। ये भी सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर है जहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। ये डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है, उसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो ये अपनी इफेक्ट शो करेगा द डोमिनेंट वन, और रिसेसिव जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। इनडायरेक्टली यू कैन से उसकी इफेक्ट जो है वो मास्क हो जाने वाली है इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील और डोमिनेंट फैक्टर इन मेंडल्स वर्ड यू कैन से। और इसी लॉ के ऊपर से मेंडल ने सेकंड लॉ डिजाइन किया, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। So during gamete formation, or you can say during gametogenesis, the factors that is known as alleles of a character pair present in parents segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. ये एक तरह का स्टेटमेंट है, और दूसरा भी एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको क्लास में लिखवाया है। अभी मैं आपको वो भी रिपीट करवाता हूं, पहले इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स व्हिच आर आल्सो नोन एज alleles of a character pair present in parents segregate from each other so that
a gamete receives only one of the two factors, that is segregation. मतलब ये यही बोलना चाहते हैं कि पेरेंट जो है डाइप्लॉइड पेरेंट है, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तब ये कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर को कोड करने वाले जो अलील्स हैं, वो एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाते हैं कि किसी एक गैमेट में सिर्फ एक ही अलील प्रेजेंट हो या एक ही फैक्टर सेग्रीगेट होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं जाने चाहिए. ओके, homozygous parent, and so that homozygous parent produces similar gametes. obvious है, देख सकते हैं आप, ये कैपिटल TT homozygous है, सेग्रीगेशन की प्रोसेस हुई, उसमें से दो गैमेट मिले और दोनों ही गैमेट सिमिलर हैं. ऐसा ही स्मॉल TT दैट इज homozygous recessive, सेग्रीगेशन हुआ, स्मॉल TT सिमिलर गैमेट्स मिले. Heterozygous parent produces two kinds of the gametes, each having one allele with equal proportion. तो आप देख सकते हैं डिसिमिलर पेयर वाला जो हेट्रोजाइगस पेरेंट है, ओके, उसमें जब सेग्रीगेशन होता है तो दो तरह के गैमेट्स मिल सकते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, एक डोमिनेंट वाला, दूसरा रिसेसिव वाला. तो सेकंड लॉ जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके लिए एक दूसरा भी स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था. दूसरा स्टेटमेंट जो है उसके लिए आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं. ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस alleles coding for same character tend to segregate from each other. ये एक दूसरा स्टेटमेंट है. दोनों के मीनिंग तो ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है. ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस alleles कोडिंग फॉर सेम कैरेक्टर, कैरेक्टर सेम है लेकिन ट्रेट सेम नहीं है, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. टेंड टू सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. ओके, यहाँ पे थोड़ा उससे आगे बताया हुआ है कि अगर ये जो अलील सेग्रीगेट होते हैं तो जो गैमेट बनने वाले, उन गैमेट के पास सिर्फ एक ही अलील, दोनों में से एक ही अलील जाना चाहिए. तो ऑब्वियस है कि सेग्रीगेशन होगा तो एक ही अलील जाएगा, दोनों साथ में तो जा नहीं सकते हैं. फाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. आज हम मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी किया हमने, उसके साथ साथ बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के बारे में स्टडी किया, एज वेल एज वी स्टडीड अबाउट मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स second law of inheritance, that is law of dominance and law of segregation respectively, we have studied. और मेंडल ने उसमें से जो भी डेटा डेराइव किया, कंक्लूजन निकाले, उसके बारे में स्टडी किया. In next lecture we will be discussing about Mendel's dihybrid cross, और उसमें से उसने एक और लॉ डेवलप किया, that is law of independent assortment, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. as well as बाकी जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ऑल दिस थिंग्स, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं. So if you have any doubts, any queries regarding this session, you can post your comments, questions. Have a nice day.